हेलो टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उसको आज जो हम लोग एक एक करके देखते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे करंट अफेयर का देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कैसे होता है? पहले हम लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स को देख के समझ के अब उसको याद करना है। याद करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइंड मैप का। माइंड मैप कुछ इस तरीके से मैं बनाता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी हो। माइंड मैप हो गया, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सबसे पहले करंट अफेयर का, जो कि है सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम। हुआ क्या है कि आज के दिन तो 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिखा था। उनकी और उनकी एक फेमस नॉवल थी एक, जिनका नाम था आनंद मठ। उसमें इनको इंक्लूड किया गया था, किसको? वंदे मातरम को। तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 150 साल होने पे किसके? वंदे मातरम को। आइए देखते हैं और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। वंदे मातरम के बारे में किसने लिखा है? कौन सा क्या चीज़ है ये वंदे मातरम? इसके कंपोजर क्या है? कंपोज किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। कब लिखा गया था? 7 नवंबर 1875। इवेंट क्या है? क्योंकि 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2025 से 2026 तक पूरे ये 1 साल तक हम लोग इसको क्या करेंगे? सेलिब्रेट करेंगे। तो यही है, इसलिए ये न्यूज़ में था। आइए थोड़ा और जानते हैं किसके बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में। इनका फुल नेम क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी, आल्सो रिटन एज चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 27 जून 1838 को कांथाल पारा नियर नयहाटी, कहाँ पे? बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 8 अप्रैल 1894 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और ये करते क्या थे? ये एक नोवेलिस्ट थे, पोएट थे, एसेइस्ट थे, और क्या करते थे? सिविल सर्वेंट थे और डिप्टी मजिस्ट्रेट थे अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है। ये फेमस जो थे, फेमस उन्होंने इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी। जैसे ऑथर थे। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। उसके मीनिंग क्या होती है? आई बो टू थी मदर, ट्रिब्यूट टू मदरलैंड। ठीक। अडॉप्ट कब किया गया था इस सॉन्ग को? कब? 24 जनवरी 1950 को। तो हम लोगों ने कंप्लीट चीज़ें जानी किसके बारे में? किन के बारे में? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में। आइए उससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हु कंपोज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। ठीक है। हमारा इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, विच नॉवेल्स वॉज वंदे मातरम फर्स्ट इंक्लूड? कहाँ कब पहली बार इंक्लूड किया गया था? तो कब? आनंद मठ में। ठीक है। तो ये एक उनकी फेमस नोवेल थी। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। क्यों हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वंदे मातरम को? पूरे 1 साल तक सेलिब्रेट करेंगे, 2025 से 2026 तक। ठीक। ये पूरा साल इस डेट को डेडिकेट किया गया है। ठीक है। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, करते हैं तो, जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, जिसके अंडर इंडिया ने एक इंडिजीनियस थर्मल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंडिया में ही बना है, इंडिजीनियस है। तो ये पीआईबी की न्यूज़ है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो नेशनल टेक्निकल टेस्टिंग मिशन है ने नित्रा के साथ, नित्रा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन। ठीक। एसोसिएशन के साथ मिलकर ये थर्मल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है। अब समझते हैं अब इसका यूज़ क्या है। ये यूज़ होते हैं जो प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल की टेस्टिंग के लिए, जैसे फायर फाइटर्स के लिए यूनिफॉर्म बनाना, डिफेंस सूट्स बनाना, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और वो कपड़े जो एक्सट्रीम हीट और कोल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यही है, यही इसमें इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंडिया में बना है। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। क्या है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन? इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका टोटल आउटलेट है कितना है? 1480 करोड़ रुपए। इसकी ड्यूरेशन कितनी है? 2020 से 2026 तक है। जिसका एम क्या है? एम क्या है? प्रमोट करना रिसर्च को, इनोवेशन को, एंड यूज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया। ठीक। इसका ये एम है। किसका एम है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का। इसका जो मेन फोकस एरिया है, की फोकस एरिया क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें इसका जो मेन फोकस एरिया है ये है। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। क्या है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन और
क्या है नित्रा, नित्रा के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस थर्मल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल इज सपोर्टेड अंडर विच मिशन। तो कौन सा मिशन है वो, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो ये भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो न्यूज़ से हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर से हो, एमसीक्यू में हो, या फिर उसको याद करना हो। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है वो दिया है, ममदानी विंस न्यूयॉर्क इज फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशिया ओरिजिन मेयर इलेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो जोहरान ममदानी है अब वो न्यूयॉर्क के एक नए मेयर बन गए हैं। एक हिस्टोरिक मूवमेंट है क्योंकि वो पहले ऐसे हैं जो जो मुस्लिम और साउथ एशिया ओरिजिन के मेयर बने हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहले मुस्लिम है और साउथ एशिया ओरिजिन के मेयर इलेक्ट हुए हैं। आइए इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो जो जोहरान ममदानी हैं वो कहाँ के मेयर बने हैं, न्यूयॉर्क के बने हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये पहले ऐसे मुस्लिम हैं जो बने हैं और पहले साउथ एशिया हैं जो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। ठीक है, साउथ एशिया ने जो पहले न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये यंगेस्ट मेयर बने हैं सिंस 1917 के बाद से। ठीक है, इन्होंने एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उनकी जो विक्ट्री मैसेज था उन्होंने बोला ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। उन्होंने अपने स्पीच में इसका यूज़ किया जो 1947 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक, उन्होंने भी कहा था कि हम पुराने सिस्टम से निकाल कर नए एरा में एंटर कर रहे हैं। तो यही इसका मतलब ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नारा भुवनेश्वरी विंस टू प्रेस्टिजियस लंदन अवार्ड्स। क्या है ये, क्यों ये न्यूज़ में रही? एक्चुअली हुआ क्या है कि जो नारा भुवनेश्वरी है उन्होंने 2 लंदन में प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं। क्यों जीते हैं ये समझते हैं कि तो ये जो अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर लंदन ने दिया है। इसका रीज़न अगर हम बात करें तो रीज़न में आता है इन्होंने उनके सोशल सर्विस, लीडरशिप और बिजनेस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अवार्ड कौन सा मिला है, यह मिला है इनका गोल्डन पिकॉक। उनकी एक कंपनी है हेरिटेज फूड लिमिटेड को मिला है जिसमें उनका एक बड़ा रोल है। ये अवार्ड बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच स्पेसिफिक अवार्ड डिड हेरिटेज फूड लिमिटेड विन। कौन सा मिला है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है आंध्र प्रदेश टू होस्ट इंडिया लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। ये है क्या? तो जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक प्रपोजल अप्रूव किया है जिसमें कि जियो थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, इस प्रोजेक्ट का जो मेनली एम है वो है क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना। ठीक, दूसरा, एक मिनट, दूसरा है टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना। और क्या है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली हीटिंग और कूलिंग सिस्टम लाना। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली कूलिंग और हीटिंग सिस्टम को लाना, ठीक है, तो ये मेन इसका प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ, 2 जगह पे सेटअप किया जा रहा है। पहला है अराकू वैली और दूसरा है विशाखापट्टनम। जो इसका मेन 2 ही जगह ये किए जाएंगे। और क्यों ये 2 जगह चुना गया, क्योंकि ये जो 2 जगह है ये नेचुरल जियोथर्मल पोटेंशियल के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इन 2 जगहों को चुना गया। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है। तो जो जियोथर्मल एनर्जी बेसिकली अर्थ के सरफेस के नीचे का एक स्टेबल टेम्परेचर को यूज करती है ताकि हीटिंग और कूलिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से की जा सके। मतलब ये एक रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी का एक सोर्स है।
ठीक है, आइए अब इसके बारे में और कुछ समझते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। तो जो जियो थर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट है, इसका इम्प्लीमेंटर कौन है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, EESL। लोकेशन कहाँ है? हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, अराकू वैली और विशाखापट्टनम। इसका पर्पस क्या है? टू यूज जियोथर्मल एनर्जी स्टेबल टेम्परेचर बेनिफिट द अर्थ सरफेस फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, इसका जो गोल क्या है? अलाइन करना, अलाइन विथ सेंटर विजन टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूजिंग क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हमको देखना है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट विल होस्ट इंडिया लार्जेस्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट? कहाँ पे हो रहा है? वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। चाइनीज वेरासिटीज डोमिनेट क्यूएस एशिया रैंकिंग, इंडिया स्लिप। तो हुआ क्या है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, जिसमें एशिया 2026 के रिजल्ट रिलीज हुए हैं। इसमें क्या बताया गया है? चाइना ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है और अब एशिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज रैंक होने वाली कंट्री कौन सी बन गई है? चाइना। चाइना के पास टोटल 394 यूनिवर्सिटीज लिस्ट हैं, जबकि इंडिया के पास 294, मतलब इंडिया अब सेकंड पोजीशन पे चला गया है अ, इस केस में। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इंडिया ने 132 यूनिवर्सिटीज को ऐड किया है, फिर भी ओवरऑल रैंकिंग पोजीशन क्या हुई है? स्लिप हुई। अब हम आगे देखते हुए अगर हम चलें, इस आर्टिकल में ये दिया है कि इस आर्टिकल में दिया है कि टॉप 100 में से सिर्फ 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में है। सबसे ऊपर कौन है? आईआईटी दिल्ली, उस वो भी 44 से 59th रैंक पे स्लिप की हुई है। ठीक, तो इसी इसी वजह से ये चीज़ें न्यूज़ में थी। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें टॉप पोजीशंस की 2026 रैंकिंग में, तो डोमिनेट बाय यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी कर रही हैं? कौन कौन सी कर रही हैं? चाइना है, फिर हांगकांग और सिंगापुर के इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं। जैसे ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो कर रहे हैं टॉप रैंकिंग में। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों इंडिया की रैंक पीछे स्लिप हो रही है? तो पहला रीजन देखने को मिला कि रिसर्च आउटपुट और क्वालिटी गैप बढ़ता जा रहा है। चाइना और सिंगापुर में अपने रिसर्च और पब्लिकेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे बहुत इन्वेस्ट किया है। इंडिया में क्वालिटी बढ़ रही है, लेकिन रिसर्च क्वालिटी और इम्पैक्ट फैक्टर में कंपेरेटिवली लो है। तो यही सारे रीजंस है कि इंडिया का जो रैंक है वो स्लिप किया है। ठीक है, आइए देखते हैं एशिया। अब इसको माइंड मैप से समझते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो चाइना हैज ओवरटेकिंग इंडिया एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री इन क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026। ठीक है, टॉप 100 परफॉर्मेंस की बात करें, इंडिया जो है वो इंडिया के सेवन इंडियन इंस्टीट्यूट मेड इट इनटू द टॉप 100। ठीक, चाइना हैज 25 यूनिवर्सिटीज इन टॉप 100। इंडिया के सिर्फ 7 है, पर चाइना कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 25 है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, तो आईआईटी दिल्ली की रैंक जो है हाईएस्ट है, 59 है। ठीक है, पर इंडिया जो आईआईटी दिल्ली है वो स्लिप किया है 59, पहले 44 पे था, अब कितने पे आ गया है? 59 पे। इसी तरीके से आईएससी बेंगलोर की अगर हम बात करें, वो स्लिप हुआ है 62 से 64 पे। फिर आईआईटी मद्रास भी स्लिप हुआ है 56 से 70 पे, और दिल्ली यूनिवर्सिटीज हुआ है 81 से 95 तक। तो यूएस एशिया रैंकिंग की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए